हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट जॉब से स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 19 जून जो कि हमारा टारगेट है यूपी लेखपाल के लिए, तो उसका जो सेट नंबर 4 है ग्राम समाज का, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन टोटल डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम जो हमारी यूथ कंपटीशन की जो ये बुक आती है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरह से ये सेट दिए गए हैं 15। तो यहाँ से जो हम 25 क्वेश्चन का सेट है वो हम सिर्फ ग्राम समाज का एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने सेट पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 26 से 29 सितंबर 2021 के बीच विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। यानी कि जो हमारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव वो कोलकाता में आयोजित किया गया था। और ये जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, उसके 50 वर्ष पूरे होने की 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये मनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 23 सितंबर 2021 को विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। विश्व इसका जो आयोजन है वो जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, वहाँ किया गया था। और ये जो विश्व आर्थिक मंच है, ये जो है वो हमारा 1971 में स्थापित हुआ था। और साथ ही साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी स्विट्ज़रलैंड में ही स्थित है। और ये जो सतत विकास प्रभाव सम्मेलन है, इसकी जो इस थीम रही थी वो रही थी शेपिंग ए इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। बहुत ही बड़ी थीम है, तो इसकी उम्मीद कम है पेपर में आने की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड व 100 अध्याय हैं। 100 अध्याय हैं, इसी कारण इसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 26 मई 2015। और इसका उद्घाटन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इस चैनल का उद्देश्य किसानों को जानकारी उपलब्ध कराना है कृषि से संबंधित। चलिए नेक्स्ट है हमारा पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। पूसा रूबी जो वो टमाटर की एक उन्नत किस्म है। इसे ICAR दिल्ली द्वारा विकसित किया गया था। और टमाटर की अन्य प्रमुख प्रजातियां हो जाती हैं हमारी पूसा गौरव, अर्का, सौरभ के साथ साथ है सोनाली है, रश्मि। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट प्रजातियां हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 83.3 करोड़। यानी कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये होती है हमारी 68.89%। ये हमारी ग्रामीण भारत की आबादी है। और जो शहरी भारत की आबादी है वो हो जाती है हमारी 37 जो शहरी जनसंख्या है
वो हो जाती है हमारी 37.7 करोड़। और परसेंटेज में अगर ये देखा जाए तो ये होती है हमारी 31.16 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसे हम पीली क्रांति भी कहते हैं। कुछ अन्य प्रमुख क्रांतियां हैं, जैसे श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति जो दूध से संबंधित, हमारे दूध उत्पादन से। साथ ही साथ नीली क्रांति हो जाती है एक हमारी, नीली क्रांति हो जाती है मछली उत्पादन से संबंधित। एक हमारी हो जाती है हरित क्रांति, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति हो जाती है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। एक हमारी हो जाती है गुलाबी क्रांति, गुलाबी हो जाती है हमारी झींगा और प्याज उत्पादन से संबंधित, झींगा मछली और प्याज उत्पादन से संबंधित। तो ये आप बहुत कुछ इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। भारत के दुनिया में सर्वाधिक केले का उत्पादक देश है। वहीं जो सेकंड स्थान है वो इसमें चीन का है। और भारत में सर्वाधिक जो केला है वो तमिलनाडु उत्पादन करता है। तमिलनाडु में भारत का सर्वाधिक केला उत्पादित किया जाता है। भारत प्रत्येक वर्ष 29.7 हजार टन केला उत्पादित करता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोषवाणी करके एक वेबसाइट तैयार की गई है, जो कि हमारे सरकारी लेन देन की देखरेख करती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए या खालिस्तान दिया से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो हमारे जो देश है वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा 2014 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे हम रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति कहते हैं। इस समिति ने रिपोर्ट दी थी, जिसके अनुसार यदि हमारे जो ग्रामीण भारत है उसमें अगर कोई व्यक्ति 32 रुपये से कम खर्च करता है तो उसे गरीब समझा जाएगा। और शहर के लिए ये जो आंकड़े थे वो दिए थे, शहर में अगर कोई व्यक्ति है और वो 47 रुपये से कम खर्च करता है, 47 रुपये से यदि कम खर्च करता है तो वो गरीब समझा जाएगा। तो ये जो समिति थी सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन, ये 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गठित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो जाता है गन्ना, ऑप्शन नंबर वी। उत्तर प्रदेश में जो गन्ना है वो उत्तर प्रदेश की जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसके 13% भूभाग पर गन्ना जो है उत्पादित किया जाता है, यानी गन्ने की खेती की जाती है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें यहीं पर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक चीनी मिल हैं। और जो भारत की पहली चीनी मिल थी, पहली चीनी मिल, वो भी हमारे यूपी के देवरिया में स्थापित की गई थी। यूपी के देवरिया में स्थापित की गई थी और ये 1903 में स्थापित की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक विभाग, बोर्ड, खंड, बैंक। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंक। जो नाबार्ड है वो एक बैंक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म हो जाती है हमारी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड
रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो हमारे इसकी फुल फॉर्म में ही इसका आंसर है, यानी कि नेशनल बैंक से, यानी कि ये क्या है, नाबार्ड एक बैंक है। और नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशें हैं। तो भारत सरकार द्वारा एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना पंचायतों के संबंध में की गई थी। तो इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, तो उसमें इसकी जो सिफारिशें थीं वो यहाँ पे दी गई हैं। तो इनमें से ये पूछा है कि कौन कौन सी इसकी सिफारिशें थीं या नहीं थी। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। पहले इसने जो सिफारिश की थी वो कहा था गाँव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए, जो कि इसी समिति ने कहा था। और दूसरी, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता। और तीसरा हो जाता हमारे ग्राम पंचायतों ने अधिक वित्तीय संसाधन। ये तीनों ही बात इस समिति ने कही थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 87, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि राज्य सूची। जो पंचायती राज है वो हमारा राज्य सूची का विषय है और इसे संविधान की 7वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। इसे हम संविधान की 7वीं अनुसूची में दर्शाया, यानी कि दिया गया है इसके बारे में। और पंचायती राज जो शब्द है इसका अभिप्राय होता है स्थानीय स्वशासन पद्धति से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल स्थानों का 1/3। पंचायती राज जो है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय संविधान में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक वर्णित है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और जो आरक्षण दिया गया है वो हमारे आर्टिकल नंबर 243 डी में आरक्षण के संबंध में बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्य में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोक व्यवस्था का जो अनुरक्षण है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। यानी कि हमारी जो स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज है, इसमें 29 विषय दिए गए हैं जिस पर ये कानून बना सकते हैं, जिन पर ये काम करती हैं पंचायतें। तो ये लोक व्यवस्था का अनुरक्षण है, ये जो है हमारे इन 29 विषयों में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस योजना में अधिक तीव्र पोषणी तथा अधिक समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारी 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। और इसके बाद आपको पता ही होगा कि जो योजना आयोग है उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। तो ये योजना जो है, ये भी आपको पता है, ये योजना जो है सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। ये योजना सी रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी और ये 2017 तक चली थी। इसी में इसकी जो थीम थी वो थी तेज, अधिक और समावेशी सतत विकास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो योजना आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होते थे वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय पे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। तो उन्हीं के टाइम पे ये योजना आयोग का गठन किया गया था। तो इसके अध्यक्ष भी हमारे पंडित नेहरू ही थे। और बाद में योजना आयोग का जो नाम है वो 2015 में चेंज करके अब नीति आयोग कर दिया गया। वर्तमान में योजना आयोग ख़त्म किया जा चुका है और इस समय नीति आयोग
होता है और इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांस। बांस को जो है वो हरित स्वर्ण यानी ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। बांस काफ़ी तेज़ बढ़ने के साथ साथ काफ़ी मात्रा में ये CO2 भी अवशोषित करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये CO2 काफ़ी तेज़ी से अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन अधिक उत्पन्न करते हैं। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वहाँ पे बांस की खेती अधिक मात्रा में की जाती है, जिसके कारण वहाँ पे बांसुरी, डलियाँ, पंखे और ये चीज़ें अत्यधिक मात्रा में मिलती हैं। और जो भारत सरकार है इसके द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन इसकी घोषणा जो है वो 2017-18 के बजट में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा 2017-18 में इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का फंड का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। जो हरित क्रांति है जो कि भारत में हुई थी उसकी सफलता जो है किसकी उपलब्धि पर निर्भर है? तो ऑप्शन ये दिया है, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। क्योंकि भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसमें इन तीनों ही चीज़ों का योगदान था, यानी कि बीज भी उच्च पैदावार के यूज किए गए थे, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का भी विकास किया गया था और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का भी इस्तेमाल किया गया था। और जो ये हरित क्रांति जो शब्द है वो सर्वप्रथम जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे डॉक्टर विलियम गॉड, उनके द्वारा ये शब्द दिया गया था, डॉक्टर विलियम गॉड द्वारा। और भारत में जो हरित क्रांति है वो 66-67 में की हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। तो जो भारत है, भारत में टोटल 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। और जो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, इसका 94 का हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र यानी कृषि पर्यावरणीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? जो लौंग होती है जो कि हम मसाले में हमारे यहाँ इस्तेमाल किए थे, वो किससे प्राप्त किया? शुष्क पत्तियों, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्पकली। तो इसका राइट आंसर होता है शुष्क पुष्पकली। जो लौंग होती है वो जो पौधा होता है उसकी सूखी हुई कलियाँ होती हैं। और लौंग का जो वानस्पतिक नाम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। लौंग का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है सिजियम एरोमेटिकम, SYZYGIUM होता है एरोमेटिकम, AROMATICUM, यानी एरोमेटिकम। ये सिजियम एरोमेटिकम ये यहाँ पे लौंग का जो है वानस्पतिक नाम हो जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन हो जाता है हमारा, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन जो है वो समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत हमारा सम्मिलित नहीं होता है और इसे एकीकृत बाल विकास योजना भी कहते हैं। इसमें 6 वर्ष तक के जो उम्र के बच्चे हैं उनको गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की ये घोषणा थी। और इस योजना का जो शुभारंभ है वो हमारा 1975 में किया गया था। और इसको जो कार्यान्वित मंत्रालय है इसका वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये भी आपको
पता होना चाहिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1948 में ग्रामीण विकास के लिए ये पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया था। ये हमारा जो इटावा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ से इस योजना का शुरुआत की गई थी और इस योजना के परिणाम से ही सफल होने के बाद इसे वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। यहाँ पे लिख दीजिए आप, इसका हो जाता हमारा ऑप्शन नंबर डी। और 1952 में इसी से प्रेरित होकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं। तो इसमें कूट दिए गए हैं, कूट से हमें पता लगाना है। पहला दिया है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा दिया है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, तीसरा दिया है भू प्रबंधन का सुधार करना। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है हमारा उपयुक्त सभी तीनों, यानी कि तीनों ही जो हैं वो हमारे शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य हैं। ये जो शारदा सहायक विकास परियोजना है, इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाना यानी कि कृषि से संबंधित योजना थी ये, और इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाना, साथ ही साथ बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना, ये तीनों ही इसमें शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 जिलों में मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी, जो कि मायावती जी की सरकार में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है इस सेट का हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1937। 1 अप्रैल 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। यहाँ पे लेंगे 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो नाम है वो 24 जनवरी 1950 को दिया गया था इसको, और 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ये था हमारा सेट, जिसमें हमने पूरे 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किए हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। साथ ही साथ अपना सपोर्ट हमें देते रहें, जिससे कि हम थोड़े मोटिवेट होते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।